नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह 7:30 बजे के करीब गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में जब सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां आईं, तब अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हुए लोग चौंक पड़े। कोई बाथरूम में फ्रेश हो रहा था तो कोई अपनी बालकनी में ब्रश कर रहा था तो कोई अपने फूलों के गमले की देखरेख में लगा हुआ था। कई घरों के किचन से कुकर की सीटियां बजने लगी थी। कोई अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर पर था, जबकि कुछ लोग वहीं छोटे से पार्क में जॉगिंग और एक्सरसाइज कर रहे थे। हर दिन की तरह ही 24 अगस्त को साफ आसमान और सूरज की चमकदार किरणों वाले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सायरन की आवाज सुनकर अचानक सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला गया। उस वक्त गली में भी कुछ लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। गाड़ियां उनके बीच से गुजरती हुई एक घर के आगे रुकी। गाड़ियों से पुलिस कर्मियों को उतरते देखा। आसपास के लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे थे। कुछ लोग अपनी छत पर या बालकनी में भी आ गए थे। पुलिसकर्मी जब एक घर के आगे खड़े होकर अपने हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनना शुरू किया, तब वहां मौजूद लोगों के मन में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो घर रिटायर्ड फौजी राव राय सिंह का था। गुरुग्राम थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र गाड़ी से उतरे। उन्होंने भी अपने हाथों में रबड़ का ग्लव्स पहन लिया और 10 से 12 पुलिस कर्मियों का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले मकान में प्रवेश किया। पुलिस की टीम अंदर जाकर 2 हिस्सों में बट गई। एक ऊपर की मंजिलों पर चली गई, जबकि दूसरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र के साथ ग्राउंड फ्लोर पर बनी रही। वहां कई कमरे थे। पुलिस ने सभी का एक एक कर दरवाजा खटखटाया। अधिकतर कमरों के दरवाजे बाहर से ही बंद या भिड़े हुए थे। कहीं किसी कमरे में कुछ नहीं मिला। बस एक में बुजुर्ग महिला बैठी दिखी। पास ही एक लड़की पलंग पर सोई हुई थी। पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला को बाहर निकलने का इशारा किया। वो सो रही लड़की को जगाकर कुछ मिनट बाद कमरे से बाहर आई। लड़की उसकी पोती थी और उसने खुद को राव राय सिंह की पत्नी बिमलेश यादव बताया। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ पहली मंजिल पर भी सूचना के मुताबिक गहन छानबीन जारी थी। कुछ सेकंड बाद टीम के एक सदस्य ने आवाज लगाकर थाना प्रभारी को पुकारा। वो तुरंत भागते हुए सीढ़ियों से पहले मंजिल पर जा पहुंचे। उस कमरे में घुसे जहां से उन्हें आवाज लगाई गई थी। कमरे में घुसते ही थाना प्रभारी कमरे का दृश्य देखकर दंग रह गए। कमरे के फर्श पर एक महिला का शव पड़ा था। पूरे कमरे के फर्श पर खून फैल चुका था। शव पर गहरे जख्म का निशान था। उसमें से खून रिस रहा था। थाना प्रभारी अभी वहां का मुआयना कर ही रहे थे कि दूसरे मंजिल से एक अन्य पुलिसकर्मी ने चीखने जैसे आवाज लगाई। थाना प्रभारी तुरंत भागे भागे दूसरे मंजिल के उसी कमरे में जा पहुंचे जहां से उन्हें आवाज दी गई थी। कमरे में पहुंचते ही थाना प्रभारी हक्के बक्के रह गए। कमरे के फर्श पर 1-2 नहीं बल्कि 4 लाशें पड़ी थी। वहां का दृश्य देखकर पुलिस कर्मियों के माथे से पसीना छूटने लगा था। उन 4 लाशों में 2 छोटी बच्चियां थीं। सभी लोगों के बारे में प्राथमिक जानकारी जुटाई गई। उसके मुताबिक पहली मंजिल के कमरे से बरामद लाश सुनीता यादव की थी। वो राव राय सिंह की बहू थी। इसी तरह दूसरी मंजिल के कमरे से मिली लाशों में एक लाश वहां रहने वाले किराएदार कृष्णकांत तिवारी 40, दूसरी तिवारी की पत्नी अनामिका तिवारी 32 और दूसरी लाशें उनकी बेटियों सुरभि तिवारी और विधि तिवारी की थी। सभी के शरीर पर एक जैसे गहरे जख्म के निशान थे। मकान में मौजूद पुलिस की टीम ने लाशों को निकालने का काम शुरू किया। इसी क्रम में पता चला कि 6 साल की विधि की सांसें चल रही हैं। पुलिस टीम तुरंत उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले गई। राव राय सिंह के घर के बाहर लाशों को देखकर लोग हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी लाशें कैसे और क्यों। साथ ही सभी की आंखें राव राय सिंह को भी तलाश कर रही थी। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इलाके के लोगों को पता था कि पहली मंजिल पर राव राय सिंह की पत्नी रहती थी और दूसरी मंजिल पर किराएदार कृष्णकांत तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। सभी लाशों को देखकर ये तो स्पष्ट हो गया था कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या कैसे और किसने की होगी? इन सवालों के साथ साथ एक सवाल और था कि आखिर राव राय सिंह कहाँ हैं? उसी दौरान जांच में पता चला कि हत्याकांड की नींव में एक मकान मालिक और उसके किराएदार के बीच आपसी रिश्ते की मिठास और खटास के साथ उनमें भर चुकी कड़वाहट की कहानी है।
जो विभत्स हत्या का मुख्य कारण बन गई। बिहार में सिवाना के रहने वाले कृष्णकांत तिवारी ने करीब 2.5 साल पहले राव राय सिंह के मकान में दूसरी मंजिल पर किराए का कमरा लिया था। वो गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करते थे। इससे पहले वो पास में ही लक्ष्मण बिहार में किराए के कमरे में रहते थे। उन्होंने बिहार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और दिल्ली आने पर शुरुआत से ही गुरुग्राम में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। कृष्णकांत जब राव राय सिंह के मकान में आए तब वहां बहुत जल्द मकान मालिक के सभी सदस्यों के प्रिय बन गए। इस कारण उन्हें काफी अपनापन सा महसूस होता था। उनके बच्चे छोटे थे और पत्नी अनामिका की राव राय सिंह की बहू सुनीता यादव के साथ अच्छी पड़ती थी। राव सिंह के इकलौते बेटे आनंद, जो गुड़गांव की जिला अदालत में वकील थे, उनकी पत्नी सुनीता यादव अलग मिजाज की औरत थी। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। अपनी मर्जी से अक्सर मायके चली जाती थी। उसकी इन्हीं आदतों से न केवल पति बल्कि ससुर और सास तक परेशान रहते थे। सुनीता और अनामिका हम उम्र होने के चलते आपस में अपनी बातें शेयर करती थी। उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता था। वो अनामिका के कमरे में बेधड़क आया जाया करती थी। इसी क्रम में वो श्रीकांत से भी बातचीत करने में काफी खुली हुई थी। राय सिंह की पहचान इलाके में सबसे शांत व्यवहार रखने वाले लोगों में थी। फौज से रिटायर हो जाने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का काम कर रखा था। उसके लिए अपने घर के नीचे ही ऑफिस बना लिया था। जब एकाएक कर 5 लाशें उनके घर से निकल रही थी, उस वक्त राय सिंह दिखाई नहीं दिया। लोग सोच रहे थे कि वो अचानक कहाँ चला गया, जबकि उन्हें बीते दिन की शाम को लोगों ने देखा था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे सुबह पार्क में भी मॉर्निंग वॉक करते देखा था। दूसरी तरफ गुरुग्राम थाने के पुलिस 24 अगस्त की सुबह अलसाई हुई बैठी थी। थाना प्रभारी इस बात से निश्चिंत थे कि रात शांति से गुजरी। इलाके में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने एक कांस्टेबल को चाय लाने के लिए कहा और खुद फ्रेश होने चले गए। कुछ समय बाद बाथरूम से आने पर उन्होंने थाने में हलचल पाई। मालूम हुआ कि कोई आदमी अपने हाथ में रक्त रंजिश गंडासा लेकर आया है और बुदबुदा रहा है। मैंने सबको मार दिया, सब खत्म कर दिया। अच्छा किया, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। उसे 3 कांस्टेबल घेरे हुए थे। पूछ रहे थे कि उसने क्या किया है, किसे मारा है, गंडासा कहाँ से लाया है, उस पर खून कैसे लगा है। इन सवालों के जवाब देने के बजाय एक ही रट लगाए हुआ था, मैंने सबको मार दिया। थाना प्रभारी ने सभी कांस्टेबलों को हटाकर और उसे अपने सामने की कुर्सी पर बिठाया। तब तक उनकी चाय भी आ चुकी थी। उन्होंने अपनी चाय उसे पीने के लिए दे दी, लेकिन उसने चाय पीने से भी इनकार कर दी। हाथ में कसकर पकड़ा हुआ गंडासा थाना प्रभारी के सामने टेबल पर रख दिया। उस पर काफी मात्रा में खून लगा हुआ था। थाना प्रभारी ने पूछा, कौन हो तुम? ये गंडासा तुम्हें कहाँ से मिला? साहब जी, मैं पूर्व फौजी राव राय सिंह हूँ। मैं इसी थाना क्षेत्र के राजेंद्र पार्क में रहता हूँ। व्यक्ति बोला। और ये गंडासा, इस पर खून कैसा? थाना प्रभारी ने जिज्ञासा जताई। ये मेरा ही गंडासा है, मैंने इससे 5 लोगों को मार डाला है, वो बोला। उसके चेहरे पर निश्चिंत के भाव थे। मार डाला? तुमने मारा 5 को? कैसे मारा, क्यों मारा, पूरी बात बताओ। थाना प्रभारी चौंकते हुए बोले। साहब जी, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने अपने घर में ही सबको मारा है। सभी की लाश भी वहीं पड़ी हैं। जाइए, पहले उनका दाह संस्कार करवाइए, फिर मुझे जो सजा देनी है बाद में दे दीजिएगा। ये कहते कहते उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। सिर झुकाए बोला, उनको मारता नहीं तो और क्या करता साहब, वे थे ही इसी लायक। मरने वालों में मेरी एक बहू भी है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी, तब ऐसा कर दिया। राय सिंह की बातें ध्यान से सुनने के बाद थाना प्रभारी ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। फिर अपने उच्च अधिकारियों को इस सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना देने के बाद टीम के साथ राजेंद्र पार्क की ओर निकल पड़े। इसके बाद गुरुग्राम थाने की पुलिस दलबल के साथ 7:30 बजे राजेंद्र पार्क स्थित रायसेन के मकान में पहुंच गई। जैसे उन्हें पहले से सब कुछ मालूम हो। जैसे जैसे राय सिंह ने बताया था, उसी के मुताबिक लाशों की बरामद की हुई। संयोग से छोटी बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस लाशों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कागजी काम निपटाने में जुट गई थी। थाना प्रभारी जघन्य हत्याकांड में लिप्त हत्यारे की तलाश को लेकर चिंता में थे।
थाना प्रभारी जगन हत्याकांड में लिप्त हत्यारे की तलाश को लेकर चिंता में थे। उन्होंने राजेंद्र पार्क मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मंगवाने के आदेश दिए थे। थाना प्रभारी ने थाने पहुंचकर राय सिंह से दोबारा पूछताछ की। उसने दावे के साथ हत्याकांड के बारे में पूरी बातें बताई। उसके बाद जो कहानी सामने आई उसके पीछे अवैध रिश्ते का होना सामने आया। राय सिंह ने बताया कि सुनीता उनकी इकलौती बहू थी, लेकिन वो अक्सर अपने मायके चली जाती थी। मायके में लंबा समय गुजारती थी। बात जनवरी 2021 की है। एक दिन जब सुनीता लंबे समय के बाद अपने मायके से ससुराल लौटी तो दिन भर का काम करने के बाद शाम को अनामिका से मिलने चली गई। वो दूसरी मंजिल पर रहती थी, जबकि सुनीता पहली मंजिल पर और राय सिंह अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। सुनीता उस समय अनामिका से मिलने उसके कमरे में गई थी। उस समय राय सिंह पानी की टंकी की सफाई करने के लिए अपनी छत पर गया हुआ था। अनामिका को कमरे में ना पाकर सुनीता वापस लौटने लगी। तभी किचन से कृष्णकांत ने सुनीता से पूछा, आ गई आप? कैसे हैं आपके मायके वाले? अच्छा, तो आप किचन में हैं, खाना पका रहे हो क्या? अनामिका कहाँ गई है? जी, वो दिल्ली में अपने रिश्तेदार के घर पर गई है, 1-2 दिनों में आ जाएगी। बच्चे भी जाने की जिद कर रहे थे, बच्चे भी उसी के साथ हैं। कृष्णकांत बोलते बोलते कमरे में आ गए। तभी कहूँ कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं तो आज ही आई हूँ, आप कैसे हैं? सुनीता बोली, अरे आप खड़ी क्यों हैं? गजब का सहयोग, चाय बनाते समय पानी अधिक पड़ गया और आप अचानक। कृष्णकांत बोलने लगे। उनकी अधूरी बात को सुनीता ने पूरा किया। मैं अचानक आ गई हूँ, तब तो आपकी चाय पीकर ही जाऊंगी, कहती हुई वो हंसने लगी। उस समय सीढ़ियों से उतरते हुए राय सिंह ने सुनीता की हंसी की आवाज़ सुन ली। उन्हें पता था कि कृष्णकांत की बीवी अपने बच्चों के साथ दिल्ली गई हुई है। उन्हें तुरंत झटका लगा कि सुनीता जरूर कृष्णकांत के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। कुछ समय के लिए वो वहीं रुक गए। वहां से कृष्णकांत का कमरा दिखता था। दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ था, लेकिन उसके किनारे से अंदर की थोड़ी झलक दिख रही थी। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। कमरे में पलंग पर पैर लटकाए हुए सुनीता बैठी दिखाई दी। उस समय कमरे में और कोई नहीं था। जल्द ही कृष्णकांत हाथ में 2 कप चाय लिए हुए आ गए। एक कप उसने सुनीता को पकड़ाई, फिर उसके सामने स्टूल पर बैठ गए। पर्दे के किनारे से केवल सुनीता ही नजर आ रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा था। हाथ में चाय पकड़े हुई थी। पता नहीं क्या बात हुई, सुनीता चाय का प्याला लिए हुए किचन में चली गई। पीछे पीछे कृष्णकांत भी चले गए। राय सिंह समझ गया था कि दोनों भीतर के कमरे में चले गए होंगे। वे मन ही मन अपनी बहू की इस हरकत को देखकर खून का घूंट पीकर रह गया था। उसी समय नीचे से राय सिंह की पत्नी चिल्लाई, पानी का मोटर चला दूं क्या? इस आवाज से राय सिंह का ध्यान टूटा। वो कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर बोले, चला दो। कुछ देर बाद राय सिंह दोबारा सीढ़ियों से उतर रहा था। तब उसने सुनीता को कृष्णकांत के कमरे से निकलते हुए देखा। वो बदहवासी की हालत में भागती हुई निकली थी। राय सिंह से टकराते टकराते बची और दंदनाती हुई पहली मंजिल के अपने कमरे में चली गई। राय सिंह को उसके अनैतिक रिश्ते की गंध समझते देर नहीं लगी। उसका शक विश्वास में बदल गया कि सुनीता के कृष्णकांत के साथ मधुर संबंध है। उस समय उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन शांत बना रहा। यह घटना तो घट गई थी, लेकिन राय सिंह के मन में उठने वाले सवाल उसे रातों को सोने नहीं दे रहे थे। वो लगातार चिंतित रहने लगा। उसे ये भी चिंता सताने लगी कि कहीं सुनीता उसके बेटे को धोखा ना दे दे। सुनीता और कृष्णकांत के बीच कोई अनैतिक रिश्ता तो नहीं। इस घटना के बाद वो अपनी बहू और श्रीकांत को शक की नजरों से देखने लगा। हालांकि उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, अपनी पत्नी को नहीं बताया था। जबकि राय सिंह ये सोचकर मन ही मन कुढ़ता रहता था। वो सुनीता के मिजाज को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उस पर दबाव नहीं बना पा रहा था। उसे पता था कि उसके खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब बेइज्जत होना है। उसी बीच फरवरी 2021 में सुनीता फिर अपने मायके चली गई। 1 महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लोगों का कहीं आना जाना मुहाल हो गया। मई 2021 में कृष्णकांत के गांव से उनके पिता के बीमार होने का फोन आया। उन्हें सपरिवार आनन फानन में अपने गांव जाना पड़ा। गांव से वो वापस गुरुग्राम आ तो गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। एक तरफ उनकी नौकरी छूट गई थी,
दूसरी तरफ मकान का किराया 7 महीने का बाकी हो गया था। किराए को लेकर राज सिंह से कृष्णकांत की कई बार बहस भी हो चुकी थी। गांव में अपने पिता की देखभाल करने के 3 महीने बाद अगस्त में रक्षाबंधन के ठीक 5 दिन पहले लौटे थे। राज सिंह ने तब किराया न देने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो पहले से ही अपनी बहू को लेकर परेशान था। उसने सोचा कि किराए के बहाने से कमरा खाली करवा लेने पर कृष्णकांत से उसकी बहू का संबंध खत्म हो जाएगा। कृष्णकांत ने कुछ समय की मोहलत मांगी। उसी बीच सुनीता भी मायके से गुड़गांव लौट आई। राय सिंह के किराया मांगने पर उसने कृष्णकांत और परिवार की तरफदारी की। उसने कहा वो खराब हालत में कहाँ जाएंगे। सुनीता की बातों से राय सिंह के दिल को ठेस लगी। उसने कृष्णकांत के सामने ही ये बात कही थी, जिससे उसने बेइज्जती महसूस की थी। उस वक्त तो राय सिंह खून का घूंट पीकर रह गया, लेकिन मन ही मन में एक संकल्प भी ले लिया। सुनीता द्वारा कृष्णकांत का पक्ष लिए जाने के कारण वो समझ रहा था उनके रिश्तों को लेकर पहले से ही शक का कीड़ा मन में कुलबुला रहा था। सुनीता की तरफदारी से कीड़ा रेंगने लगा था। एक दिन रात को अचानक उनकी नींद खुल गई और पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने वाले गंडासे की धार तेज करने लगा। पत्नी ने रात को ऐसा करता देखकर पूछा। तब उसने बहाना बनाते हुए कहा कि उसे कई पेड़ों की छटाई करनी है। गंडासा की धार तेज करने का सिलसिला 19 अगस्त से 23 अगस्त तक चला। 30 तारीख की शाम को 7 बजे राव सिंह का बेटा आनंद यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए चला गया था। राय सिंह ने उसी रात अपनी योजना को अंजाम देने का मन बना लिया। रात के 12 बजे के बाद राय सिंह पहले की तरह उठा और गंडासा निकालकर छत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उसकी पत्नी बिमलेश की नींद खुल गई, लेकिन उसने समझा वो गंडासे की धार तेज करने के लिए गए होंगे। किंतु मोबाइल की रोशनी से घड़ी देखा तो 2:30 बजे का समय देखकर चौंक गई। उसके मन में कुछ आशंका हुई और दबे पांव छत पर जाने लगी। सीढ़ियों पर अंधेरा था, जिससे वो वापस लौटकर अपने कमरे में आकर लेट गई। उधर राय सिंह ने पहली मंजिल पर पहुंचकर अपनी बहू का कमरा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से सुनीता ने गहरी नींद में दरवाजा खोला। इससे पहले कि सुनीता को कुछ पता चलता, राय सिंह ने उसके सिर पर गंडासे से जोरदार वार कर दिया। सुनीता वहीं चीख कर गिर पड़ी। उसके गिरते ही राय सिंह ने दनादन शरीर पर कई वार कर दिए। उसके सिर से लेकर शरीर के कई हिस्से से खून बहने लगा। नीचे राय सिंह की पत्नी विमलेश सुनीता की चीख सुनकर भागी भागी पहली मंजिल पर जा पहुंची। वहां पति के हाथ में खून से सने गंडासे को देखकर डर गई और उल्टे पांव अपने कमरे में आकर लेट गई। सुनीता को मौत के घाट उतारने के बाद वो सीधे दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा। संयोग से कृष्णकांत ने अंदर से कुंडी नहीं लगा रखी थी। अंधेरे में हल्की फैली हुई रोशनी में राय सिंह ने कृष्णकांत और उसके पूरे परिवार को नीचे जमीन पर ही लेटे पाया। समय बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले कृष्णकांत के सिर पर गंडासे से वार किया। पहला वार ही इतना जोरदार था कि कृष्णकांत पहले ही वार से अपनी गहरी नींद से जाग नहीं पाए। वो बेसुध हो गए। राव सिंह ने कृष्णकांत पर अपना आपा खोते हुए करीब 7 बार लगातार किए। कृष्णकांत की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब तक थोड़ी दूरी पर सोई अनामिका नींद से जाग गई थी। जख्मी पति को देखकर उस ओर जैसे ही आने की कोशिश की, राय सिंह ने उसके सिर पर भी एक जोरदार वार किया। तब तक बच्चे भी जाग गए थे। वो अपने माँ बाप को बेसुध हालत में देखकर कहने लगे, अंकल माफ कर दीजिए, इन्हें मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। तब तक राय सिंह अपना आपा खो चुका था। अनामिका पर एक के बाद एक कई बार करने के बाद बच्चों पर भी गंडासे से हमला बोल दिया और फिर अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद राव सिंह बाथरूम में घुसकर नहाया। अपने कमरे में वो पंखे के नीचे बैठा, नए कपड़े पहने और करीब 4:30 बजे उठकर डेली रूटीन में व्यस्त हो गया। मुख्य दर्शक बनी जड़त पत्नी बिमलेश की ओर ठहर कर देखा और पार्क की ओर सैर पर निकल पड़ा। उसी दिन सुबह करीब 6:30 बजे जब वो पार्क से अपने घर लौटा और दोबारा लाशों को जाकर देखकर आया, फिर हाथ में गंडासा लहराते हुए थाने चला गया। इस बात की पुष्टि बाद में इलाके के 3 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी फुटेज से हुई थी। उसके कपड़े और उस औजार पर खून के छींटों की जांच के बाद उसके द्वारा हत्या किए जाने की भी पुष्टि हो गई। इस हत्याकांड की सुनीता के भाई अशोक यादव ने भी राजेंद्र पार्क पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
उन्होंने रिपोर्ट में राव राय सिंह के परिवार पर सुनीता से पैसों की मांग का आरोप लगाया था। इस कारण वो अक्सर सास ससुर से लड़ झगड़ कर मायके आ जाती थी। कथा लिखे जाने तक केस को सुलझाने के लिए गुरुग्राम की राजेंद्र पार्क पुलिस ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों के बयान ले लिए थे। आरोपी राव राय सिंह को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। इस पूरे हत्याकांड में एकमात्र बची हुई पीड़ित 6 साल की विधि तिवारी की हालत में लिखे जाने तक सुधार हो रही थी। उसे दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था।